बच्चों, मैं राहुल सर और मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पीएनएसटी जो सिलेबस है उस पीएनएसटी के एग्जाम के लिए क्या क्या हमारी फिजिक्स में सिलेबस है और हम उसे कैसे कैसे पढ़ेंगे। बच्चों, आपके जो फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स जिसे हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं, इस भौतिकी के सिलेबस में बहुत सिंपल सा आपका सिलेबस डिसाइड किया गया है जो कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का आएगा। और इस 20 मार्क्स के सिलेबस में क्या क्या रहेगा, तो यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम हिंदी में है स्थिर वैद्युत और इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी यूनिट जो आपकी है यूनिट नंबर सेकंड, दिस इज यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, इसका नाम है क्या, धारा वैद्युत और इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी यूनिट आपकी आएगी, तीसरी यूनिट का नाम है गतिमान आवेश मूविंग चार्ज। और इसी में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व भी है। इसका मतलब है इस चैप्टर में हम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं, मूविंग चार्ज और साथ में क्या, मैग्नेटिज्म। यूनिट नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें तो यूनिट नंबर फोर्थ में हमारे पास में विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। इसके बाद आपकी यूनिट नंबर जो फिफ्थ है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद हमारे पास में यूनिट नंबर है ये जिसका नाम है ऑप्टिक्स, इसे प्रकाशिकी कहते हैं और प्रकाशिकी को हिंदी में कहते हैं क्या, ऑप्टिक्स। और फाइनली यहाँ पर 7th नंबर की यूनिट है जिसको हम परमाणु एवं नाभिक कहते हैं, दिस इज व्हाट एटम एंड न्यूक्लियाई। और लास्ट यूनिट जो आपकी है यहाँ पे, सॉरी, दिस इज सेकेंड लास्ट यूनिट और सेकेंड लास्ट यूनिट का नाम है विकिरण की द्वैती प्रकृति जिसे हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं, और फाइनली जो आपकी लास्ट यूनिट है, दिस इज 9th यूनिट, दिस इज व्हाट, इसको कहते हैं अर्धचालक, इसे सेमी कंडक्टर। बच्चों, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से आपको आने वाला है पूरा पेपर और इसमें से आपको बनेंगे कितने, 20 मार्क्स का पेपर, जिसमें नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, जिसको हम लोग एक स्पेशल तरीके से डिजाइन कर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आने वाले हैं
या प्रीवियस ईयर में आए हैं और अब आने वाले हैं, वो सारे आपके यहाँ से बिलोंग करेंगे। तो बच्चों 20 मार्क्स के इन क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ये सारी यूनिट पढ़नी है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होने के बावजूद भी हम उसे इतना कंप्रेस करके इतना तरीके से कंसेप्चुअल पढ़ाने वाले हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारी पढ़ाई की चीजों में से ही बिलोंग करने वाला है। बच्चों जैसे हम पहली यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में जब हम बात करेंगे जिसे हम स्थिर वैद्युत के नाम से जानते हैं, स्थिर वैद्युत है क्या? तो बच्चों अगर विद्युत को पढ़ना है तो हमें एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, नाम है उसका क्या? आवेश। अर्थात पूरी विद्युत जो है वो आवेश का अध्ययन है, और आवेश का अध्ययन जो शाखा करती है भौतिक विज्ञान की उसे ही बेटा विद्युत कहते हैं। बट विद्युत को पढ़ने के लिए इसे दो भागों में बांट दिया गया है, पहला और दूसरा। दिस इज फर्स्ट, पहले को कहते हैं स्थिर वैद्युत और दूसरे को कहते हैं बेटा धारा विद्युत। धारा वैद्युत, ये स्थिर वैद्युत और धारा वैद्युत विद्युत की ही शाखाएं, इसे विद्युत या वैद्युत भी लिख सकते हैं। बच्चों इसमें भी हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम आवेश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब यदि दोनों में ही आवेश पढ़ना था तो दोनों अलग अलग कैसे है भाई? तो आंसर है कि जो विराम आवेश का अध्ययन करेगी, इट मींस चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करेगी उसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत। और जो करेगी चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, इट मींस मूविंग चार्ज की स्टडी करेगी, हिंदी में कहेंगे गतिमान आवेश का अध्ययन करेगी, उसे कहते हैं क्या? धारा विद्युत। तो बच्चों दो शाखाएं हो गई, स्थिर वैद्युत और धारा विद्युत। तो विद्युत की दो शाखाएं हैं, पहली शाखा स्थिर विद्युत, दूसरी शाखा है धारा विद्युत। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम आवेश का अध्ययन करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं क्या? स्थिर वैद्युत। सॉरी, जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे क्या? धारा विद्युत। इसका मतलब है इस शाखा में हम पढ़ने वाले चार्ज रेस्ट में है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले चार्ज किसमें है? मोशन में है, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, यहाँ भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, मतलब यहाँ भी हम आवेश के गुण पढ़ेंगे और यहाँ भी आवेश के गुण पढ़ेंगे। बट यहाँ जो आवेश के गुण पढ़ेंगे वो हमसे विराम मानकर पढ़ेंगे, और यहाँ वो आवेश के गुण पढ़ेंगे उसे गतिमान मानकर पढ़ेंगे। कभी आपसे पूछा जाए कि वो भौतिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश की विराम अवस्था का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम? द आंसर इज स्थिर विद्युत। और अगर भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्या? धारा विद्युत। अब यदि हमने स्थिर वैद्युत और धारा विद्युत के बारे में बात की तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत को पढ़ना कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे क्या? आवेश। आवेश क्या है भाई? तो बच्चों एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है थेल्स। थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक एम्बर नाम का पदार्थ सर्च किया और उसे रगड़ा, किससे? सूती कपड़े से। और जब सूती कपड़े से इसे रगड़ा तो इस पर एक क्या उत्पन्न हो गया बेटा? गुण। और इस गुण के कारण उसने क्या करने लगा? आकर्षित। किसको आकर्षित करने लगा? तो बच्चों हल्की हल्की वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को वो अपनी ओर क्या करने लगा? आकर्षित। इसका मतलब है कि एक बार थैल्स ने एम्बर नाम का एक पदार्थ सर्च किया और उस पदार्थ को जब रगड़ा सूती कपड़े से तो उस पर एक गुण उत्पन्न हो गया, और जो हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करने लगा? आकर्षित। बेटा इसी गुण को, इसी गुण को क्या कहा गया है? तो इसी गुण को कहा गया है क्या? आवेश। तो आवेश क्या है? आंसर है किसी पदार्थ का, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह हल्की हल्की
वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगता है, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। बच्चों तो ये है डेफिनेशन। अब किसी वस्तु पर ये गुण उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? आवेश। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप अपने घर में एक स्केल लें और अपने बालों में उसे रख दें और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं, तो आप देखते हैं वह कागज के टुकड़े आपस में उससे स्केल से आकर्षित होने लगते हैं। तो जब हमने स्केल को बालों में रखा तो उसकी वजह से उस स्केल पर आकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न हो गया और उसी गुण को बेटा हमने आवेश कहा, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट इज अट्रैक्ट द लाइटर बॉडीज इज सेड टू बी अ चार्ज। अब अगर चार्ज की बात करें, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो आंसर है टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज हिंदी में कहेंगे आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार कितने होते हैं? तो आवेश दो प्रकार का होता है बच्चों। पहला आवेश होता है धनावेश और दूसरा आवेश होता है बेटा ऋणावेश। ऋणावेश, ये जो धनावेश है वह प्रोटॉनों की वजह से है और ये वाला इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये कैसे है बच्चों? हमारे चारों तरफ जितनी भी बॉडीज होती है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, हर सब्सटेंस के अंदर में या हर पदार्थ के अंदर में कण पाए जाते हैं। मतलब हर पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर कण है, इसके अंदर कण है और कण के अंदर में क्या है? तो आंसर है कण के अंदर में परमाणु है। परमाणु के अंदर में क्या है? तो आंसर है परमाणु के अंदर में क्या है? नाभिक है। अर्थात ये जो है हमारे पास में वस्तु है, वस्तु के अंदर में क्या है? तो आंसर है कण है। कण के अंदर में क्या है? तो आंसर है परमाणु है और परमाणु के अंदर में क्या है? तो आंसर है नाभिक है। और नाभिक के अंदर में कौन है? तो नाभिक के अंदर में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। तो हमसे कहा जाए कि मूल आवेश कण या मूल आवेश कण कौन से होते हैं? तो मूल आवेश कण होते हैं दो। पहले का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है उसे फिजिक्स में, भौतिकी में E+ से और इसे E- से डिनोट करते हैं। और बच्चों इन पर चार्ज भी होता है, आवेश भी होता है। E+ की वैल्यू होती है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और इसकी 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। बच्चों किसी भी वस्तु के अंदर में पहले से आवेश उपस्थित रहता है, लेकिन हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी विद्युत रूपेण उदासीन होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर में जो चार्ज है वो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर कोई वस्तु है और उस पर Q की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है किसके? प्रोटॉन की संख्या। तो अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान 0 है, कभी पूछा जाए कि कुल आवेश का मान 0 है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो उस पर आवेश का मान भी बराबर होगा, और आवेश का मान बराबर होगा तो उस पर कुल आवेश का मान 0 होगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि बॉडी पर आवेश ना हो, आवेश जनरेट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो इक्वल है इसको अनइक्वल करना पड़ेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो जाए प्रोटॉन से, प्रोटॉन अगर ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, तो बॉडी पर चार्ज की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अर्थात आवेश उत्पन्न हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पर हम आवेश को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ दिया जाए, इस पर Q इक्वल टू 0 आवेश है, इस पर भी Q इक्वल टू 0 आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है वह धन आवेशित हो जाती है और जो देती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। इसका मीनिंग हुआ कि Q इक्वल टू अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है। Q इक्वल टू माइनस है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस ज्यादा है और प्रोटॉनों की संख्या प्लस। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुभव लेते हुए उन क्वेश्चनों तक पहुंच सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं और उन्हें हम कैसे डील करेंगे। तो हमने अभी थोड़ा सा एक चीज सीखी कि आवेश कैसे पढ़ा जाता है, कौन ने आवेश बताया, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, आवेश कहाँ से आता है और आवेश को उत्पन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम सीखने वाले हैं सारी फिजिक्स की बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां, और उनको सीखने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए फिजिक्स के छोटे छोटी चीजें, कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।